चेहरा है। हमारे साथ प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल हैं, जो कि दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप पीएचडी हैं फाइनेंस में, और इसके अलावा आपने आप आईआईएफ कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के आप वहां पर जो संस्थान है उसके प्रिंसिपल भी हैं। प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा प्रोफेसर सौरभ, कि बार बार ये बात कही जा रही है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत सेफ है। तो हमें सबसे संक्षेप में बताएं कि ये आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के जितने टूल्स हैं कितनी सेफ लगती है, उसके बाद हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम है फॉर इन्वेस्टमेंट, और ये नोबेल प्राइज विनिंग स्कॉलर हैरी मार्कोविच, जॉन लिंटनर, विलियम शार्पे, इन लोगों ने प्रूव किया है। और इंडिया में जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो इंटरनेशनल मॉडल्स को यूज करके इसको यूज करते हैं। और इसमें क्या करते हैं इसमें वो अगर आप एक इक्विटी में जाएंगे या एक डेट फंड में जाएंगे, आपका पैसा खतरे में है। लेकिन अगर आप एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, बास्केट ऑफ बॉन्ड्स, बास्केट ऑफ ट्रेजरी ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटी, अगर आप एक इस बास्केट में डालेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। और इसीलिए ये इतना अच्छा है कि सरकार ने कहा कि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो भी म्यूचुअल फंड के सिद्धांतों पर ही निर्धारित और बेस्ड है। तो अब वो पुरानी पेंशन नहीं, नई पेंशन। तो जो ये सेंटेंस आता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया से, म्यूचुअल फंड सही है, तो ये सही स्टेटमेंट है। लेकिन हर म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको अपने आप को हर समय अपडेट रखना है। आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पर ध्यान देना है। इसमें बड़े अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है। जैसे एक टाइम पे गोल्ड के जो रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि लोग इनसिक्योर थे, लेकिन अभी वो थोड़ा कम जाने लग गए हैं। अभी स्टॉक ईटीएफ बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और एक्सचेंज एनएससी 50 वाले म्यूचुअल फंड ये अच्छा कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी बड़े अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो आपके पास आएंगे प्रोफेसर अग्रवाल। हमारे साथ हैं आलोक अग्रवाल, जो कि पीजीआई इंडिया एसेट मैनेजमेंट के सीनियर प्रोडक्ट हेड हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी बताएं कि म्यूचुअल फंड, जैसा कि प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि बहुत सारे हैं, बहुत वैरायटी है इनकी, लेकिन ये सब कुछ सेफ नहीं है। कुछ आपको अब डिपेंड करता है कि कौन से सेफ हैं, कौन से अनसेफ हैं, कब कौन से सेफ होगा, ये बहुत आपके समय और आपके निवेश पर निर्भर करता है। तो संक्षेप में बताएं हमें कि कैसे निवेश कर सकता है आम आदमी, कौन निवेश कर सकता है? सिर्फ आम आदमी, कोई आदमी निवेश कर सकता है, संस्था निवेश कर सकती है, एनआरआई क्या सबके लिए खुले हैं? मतलब हर देश के जो म्यूचुअल फंड है वो सब देशों के लिए खुले हैं क्या? इसमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं? हमारे आम आदमी की भाषा में थोड़ा समझा सकें तो आलोक जी। जरूर जरूर स्वतंत्र जी। म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। एक आम धारणा होती है कि केवल इंडिविजुअल ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के अलावा भी कोई भी इंस्टीट्यूट, कंपनी, पार्टनरशिप, कोई भी यूनिट इंडिया में जिसके पास भी पैन कार्ड है, जहां पे पैन आप टैक्स पे करते हैं ऑन दैट नंबर, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना इतना आसान है जैसे कि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ज्यादातर फंड्स में आप 5,000 रुपए तक में भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो SIP होती है वो 500 रुपए महीने तक में भी हो जाती है मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स में। तो करना बहुत आसान है। खास बात ये होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आम आदमी के तक सब तक पहुंचाना चाहता हूँ, कई बार सवाल ये आता है कि कोई इन्वेस्ट ही क्यों करे। सबसे संक्षेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आदमी के खर्चे जिंदगी भर चलते हैं, कभी नहीं रुकते, लेकिन आमदनी हमेशा नहीं चल सकती। इसलिए इन्वेस्ट करना, निवेश करना कोई विकल्प नहीं है, ये जरूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही है, आदमी को, लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम बात है। तो ये इन्वेस्ट करने के लिए जहां बहुत तरीके हैं, आप जैसे बॉन्ड्स हो चाहे शेयर्स हो, आदमी डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं
तो आपको एक ऑर्गेनाइज एंटिटी मिलती है, एक रेगुलेटेड एंटिटी मिलती है। जब छोटे अमाउंट से भी हम बात करें, स्टार्टिंग अमाउंट जो 5,000 रुपए थे, 5,000 रुपए भी आप जब एक फंड के अंदर डालते हैं तो उस फंड के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि भले ही फंड्स अच्छे हैं, फंड्स सही है, बट फंड्स की सही सिलेक्शन भी बहुत बहुत जरूरी है। बहुत प्रकार के फंड्स है, गोल्ड ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, कोई फिक्स्ड इनकम रिलेटेड फंड्स होते हैं, कोई इक्विटी रिलेटेड फंड्स होते हैं, इक्विटी में भी कई प्रकार के होते हैं। तो उनकी सही समझ रखना, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हर एक के लिए रिक्वायरमेंट अलग होगी, हर एक के लिए फिट अलग होगी, तो ये समझना जरूरी है। लेकिन ये इसमें इन्वेस्ट करना बड़ा ही आसान है एंड इसको ट्रैक करना भी बड़ा आसान है एंड इसके टैक्स के फायदे भी रहते हैं। तो हर तरह से सरकार भी चाहती है कि आम आदमी, हर कोई इसमें निवेश करके इसका फायदा उठा सके। तो इसमें निवेश के मतलब जो तरीके हैं क्या, लेकिन इसमें बार बार बोला जाता है कि आप डीमैट खोलना पड़ता है, आपको जो है ना किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो क्यों नहीं इसमें क्या ये सब चीजें जरूरी हैं क्या? ये सब हम जैसे हम बैंक में जाते हैं, पैसे जमा करते हैं, सबसे आसान तरीका है कि आप आ जाइए, जाइए, जमा करिए, उतना आसान है? या फिर मतलब ऑफलाइन भी चलता है, जैसे हम आपके पास बैंक में गए, पैसे जमा कर दिया, ऑफलाइन भी चलता है या ऑनलाइन ही चलता है? कैसे कैसे कर सकता है आम आदमी इसमें, आलोक जी? तो दोनों तीनों चीजें हैं। पहला सवाल आपने डीमैट से रिलेटेड कहा था, तो इस इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना कोई जरूरी नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है या आप उसके अंदर यूनिट चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। दूसरी चीज ये है, इसमें ऑप्शन आपके पास में है। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीएससी स्टार प्लेटफॉर्म है, एनएससी के प्लेटफॉर्म है, हर म्यूचुअल फंड कंपनी की अपनी खुद की वेबसाइट होती है, आप उसमें भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। यदि आप चाहें तो ऑफलाइन भी फॉर्म भर के, चेक जमा करके भी, जिस तरह से आपने कहा बैंक में जाके हम डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक में भी अपने जब डिपॉजिट करते हैं तो एक कम से कम एक पेन स्लिप तो भरना पड़ता है, एक चेक जमा करना पड़ता है। तो आप चाहें तो ऐसा एक फॉर्म और चेक जमा करके ऑफलाइन भी कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट को, कोई भी इन्वेस्टमेंट को ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऑनलाइन कर दिया तो ऑफलाइन नहीं कर सकते। दोनों ही प्रकार के इन्वेस्टमेंट सारे टाइम खुले रहते हैं और डीमैट अकाउंट होना कोई जरूरी नहीं। दूसरी चीज आपने जो मुझसे पूछी, दैट वाज कि इसमें क्या एक्सपर्ट की जरूरत है, क्या खुद जाके नहीं कर सकते? फर्क क्या होता है, जैसे अगर आपने इससे कंपेयर किया था बैंक अकाउंट से। अगर बैंक अकाउंट की कोई एफडी है या सेविंग्स अकाउंट है तो उसके इंटरेस्ट रेट मोर और लेस सारे बैंकों के आसपास ही रहते हैं और बहुत क्लियरली डिक्लेयर्ड होते हैं, और वो मार्केट के उतार चढ़ाव से फर्क भी नहीं पड़ता उन्हें, क्योंकि वो एकदम एक फिक्स्ड रेट होते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं म्यूचुअल फंड्स मार्केट के साथ, उतार चढ़ाव के साथ में इसका रिस्क भी रहता है, इसलिए रिस्क डॉक्यूमेंट्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए। अब क्योंकि हर तरह की स्कीम है, हर तरह के रिस्क रिवॉर्ड्स हैं, हर तरह के रिस्क मैट्रिक्स हैं, इनको सही तरह से समझ के ये आपके लिए सही है या नहीं, कौन सा तरह का फंड आपके लिए सही है, इसको समझ होना बहुत जरूरी है। अगर कोई इसकी जानकारी रखता है, इसमें पूरा समय दे के आपने शिक्षा भी अगर इसमें प्राप्त की है तो और अच्छा है। अगर आपको डिटेल्स इसके बारे में मालूम है तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप एक्सपर्ट की राय साथ में लेते हैं, जैसे कि एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप जब उनकी सब राय साथ में लेके चलते हैं तो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि ये हमने अभी भी कहा था कि इन्वेस्ट करना ये कोई विकल्प नहीं है, ये जरूरी है। तो इस रास्ते पे अगर हमें पूरी तरह से, हमें जब क्या होता है, जब हमें सर्दी खांसी या कुछ छोटी बीमारी होती है तो हम घर के नुस्खे हमें पता है, हम काम चला लेते हैं। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं। शिक्षा में हम एजुकेटर, टीचर की सलाह लेते हैं। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में जो चीज हमें कम पता हो या ना पता हो, उसमें अगर एक्सपर्ट की राय लेके चलेंगे तो रास्ता ज्यादा सुखद हो। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा कि आय तो हमेशा नहीं चलती, लेकिन जरूर खर्चे में चलते हैं। और ये सबसे अहम बात ये जो लागू होती है मेरे ख्याल से कम आय वर्ग पे लोगों पे लागू होती है। तो क्या उनके लिए भी म्यूचुअल फंड निवेश का एक अच्छा विकल्प हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं तो बल्कि कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कंपाउंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होता है। और इस कंपाउंडिंग में मेजॉरिटी लोग रिटर्न
परसेंटेज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपने कितने समय तक इसमें इन्वेस्ट किया। लेजेंडरी वॉरेन बफे ने भी कहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मार्केट में कब घुसे और कब निकले, इससे फर्क पड़ता है कि आप मार्केट में कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहे। तो उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तो जितना आप यंगर चालू कर पाएंगे उतने ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रह पाएंगे और मार्केट का लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि जितने लेट चालू करेंगे रिटायरमेंट तक की इन्वेस्टमेंट लाइफ उतनी ही लिमिटेड होती है। बिल्कुल जितेंद्र जी, आलोक जी कह रहे हैं कि स्टे इन्वेस्टेड। सवाल है कि स्टे इन्वेस्टेड है तो फिर क्या किसी भी शेयर में घुस जाएं, किसी भी चीज में घुस जाएं, कुछ भी निवेश कर लें? क्योंकि अगर आपने कहा कि स्टे इन्वेस्टेड मतलब कोई भी खरीद ले, कहीं भी खरीद लीजिए, फिर तो कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कि हमने ये क्यों खरीदा, वो क्यों खरीदा। लंबे समय तक रुकेंगे, शेयर मार्केट का फंडा है कि लंबे समय तक रुकिए तो रिटर्न अच्छा मिलेगा। म्यूचुअल फंड भी यही कहते हैं। तो कुछ भी जगह आपकी जरूरत क्या है, फिर हम तो जाएंगे, कुछ भी खरीदा आपने, ठीक है साहब 10 साल तक रुके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10 साल तक खाएंगे दवाई फायदा होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने एक बिल्कुल सही बात कही है कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी जो है उनमें बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि इक्विटी अगर हम किसी इक्विटी शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उस कंपनी के रिस्क के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, उसके प्रमोटर्स के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, उसके प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। वहां हमने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है, तो उस कंपनी को रातों रात कुछ भी हो जाता है, या तो उसके प्रोडक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या उसमें स्ट्राइक हो जाती है, या कोई पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है, या फिर उसके प्रमोटर की डेथ हो जाती है, सेकंड जनरेशन उस बिजनेस को नहीं चला पाती है, या फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है, या लेबर डिस्प्यूट हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। या वो प्रोडक्ट जैसे आज कैनन का कैमरा, अब जो कैमरा मोबाइल में कन्वर्ट हो गया, मोबाइल से अब हम वर्चुअल भी आने लग गए, थोड़े टाइम बाद में हो सकता है मोबाइल भी नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें क्या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, तो कंपनियां चेंज हो गई। वो जो कंपनी कैमरे बनाती थी वो कंपनी अब मोबाइल नहीं बना रही है, और जो कंपनी अब मोबाइल बना रही है वो अब रोबोट नहीं बना रही है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, और वो चेंजेस अडॉप्ट करना हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमको एक ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखना चाहिए कि जिस बास्केट में हमारा पोर्टफोलियो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहे, और वो चेंज करने वाला रेगुलेटेड आदमी हो, और वो एक सिंगल आदमी नहीं हो जो चेंज कर रहा है, उस पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, वो एक इकलौता आदमी नहीं हो कि जिसमें वो बायस्ड हो जाए किसी कंपनी के लिए या अपने डिसीजन के लिए। तो ये एक टीम वर्क है, और ये टीम वर्क कहां से स्टार्ट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके सेबी के बाद एमपी के बाद एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की रिसर्च टीम होती है, रिसर्च टीम के बाद फंड मैनेजमेंट टीम होती है, और उसके नीचे है आपका, अगर एडवाइजर के थ्रू काम कर रहे हो आप, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम कर रहे हो आ रही है, तो उसकी भी एक पूरी रिसर्च होती है एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर की। तो वो एक उसको फिल्टर करता है, इन सब चीजों को फिल्टर करके वो आपको एडवाइज कर रहा है, और एक उसके बाद आप खुद हो जो इन्वेस्टर है वो है। तो इतनी बड़ी चेन में फिल्टर होकर के हम कोई किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने सही तरीके से किया है तो वहां लॉस की संभावना काफी कम हो जाती है। दूसरी तरफ इक्विटी में तो क्या है, मेरे पड़ोसी ने फोन करके मेरे को बोल दिया, मैं अभी इक्विटी पे नहीं जा रहा, इक्विटी पे आएंगे हम। जितेंद्र जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप बहुत सारी आपकी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, तो हमें आपकी जरूरत क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हम आपके पास आएंगे तो आप कहेंगे कि हमारा भी खर्चा दो, हम तो सीधे जाएंगे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे और उसका ऑनलाइन खरीद लेंगे। अब हमने जो है ना, आपने कहा कि स्टे इन्वेस्टेड, और दूसरी बात जो सामान्यतः कही जाती है कि जैसा कि शुरू में ही प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि आपको कई जगह निवेश करना चाहिए। तो दो प्रिंसिपल मान लीजिए, दो प्रिंसिपल मान लेना है, सुन तो लीजिए सर, दो प्रिंसिपल मान लीजिए कि बहुत सारी एक ही बास्केट में सारे अंडा ना रखें, और एक दूसरी बात की लंबे समय तक रखें तो बच्चे देंगे वो, ठीक है? यही है ना पूरी बात? पूरी बात यही है। ये बात मान लेते हैं, फिर आपकी जरूरत कहाँ है? हम तो बस इतना प्रिंसिपल मान कहीं भी निवेश कर लेंगे, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाएंगे, 2 4 10 12 सिलेक्ट करेंगे, निवेश कर दिया। आपकी भूमिका उसमें क्यों जरूरत पड़ रही है? मैं आपकी कम से कम हमारा, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, एक्सपेंस रेशियो, तो खर्चा बचेगा हमारा, क्या नहीं बचेगा? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक जो भी बीच में एजेंसी आती है उसका एक्सपेंस रेशो बचता है। तो हमको इन्वेस्टर को ये देखना है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है और उसका कोई एक्सपेंस हो रहा है उसके थ्रू, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर उसको जो अल्फा क्रिएट करके दे रहा है, जो एक्स्ट्रा उसकी इनकम में इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो खुद कर लेता तो उसकी, से फॉर एग्जांपल अगर उसको पोर्टफोलियो पे 14% का रिटर्न आ रहा है और वो 1% का डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंस कर रहा है, तो वो 13% का उसका रिटर्न आ रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर
डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं करता, वो डायरेक्टली करता और उसको 8% या 9% या 10 या 11% का भी रिटर्न आता, तो वो इनडायरेक्टली 3% का नुकसान करेगा अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं करेगा तो इतना नॉलेज उसको। और आप कह रहे हो कि स्टे इन्वेस्टेड का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक स्कीम में पैसा लगा दिया और 20 साल तक भूल गए आप कि उसी स्कीम में आपका पैसा पड़ा रहा, क्योंकि वहां पे मार्केट की वॉलेटिलिटी है, सेक्टरल चेंजेज है, पोर्टफोलियो चेंजेज है, कौन फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है। अभी हमारी जैसे PGIM AMC के आलोक जी बैठे हुए हैं, इनकी AMC को आए हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इंडिया में, बट मैं डायरेक्टली तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, ऐसे फंड्स हैं जिन फंड्स ने बहुत ज्यादा आउटबीट किया है सेम कैटेगरी के फंड्स को। मतलब मिड कैप कैटेगरी का फंड लो या लार्ज कैप कैटेगरी का, सेम कैटेगरी के फंड में अगर हम इन्वेस्टेड है 10 साल से, तो वहां पे आपको कंपाउंडेड 8 to 10% रिटर्न्स के फर्क आएंगे एक स्कीम से दूसरी स्कीम के बीच में। तो वो स्कीम सिलेक्शन कर पाना अगर इन्वेस्टर के बस की बात है, उसमें इतना नॉलेज है कि वो टाइम टू टाइम स्कीम्स चेंज कर सके और बेस्ट स्कीम सेलेक्ट कर सके, तो उसका तो कोई मतलब वो तो फिर दोनों हैंड से ही सेव कर सकता है। सर आपने मेरा सवाल है, आपने ही कहा कि उसमें बहुत सारे एक लेयर है, पहले सेबी है, सेबी के बाद आपकी MP है, MP के बाद म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का उनकी टीम है। जब इतने सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी जरूरत क्यों पड़ना चाहिए आलोक जी? अगर आपकी टीम रिसर्च कर रही है, आपकी टीम काफी काबिल है, आपके पास पूरा एक टीम है, तो फिर हमें क्यों जितेंद्र अग्रवाल की जरूरत पड़ना चाहिए? आपकी टीम काफी है, आपने फंड बना रखे हैं, हमने उनमें 10 सेलेक्ट कर लिए, खत्म खेल, इनकी जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? क्या होता है स्वतंत्र जी कि हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हैं। जो फंड्स होते हैं, भले वो लार्ज कैप कैटेगरी हो, फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप हो, हम उस कैटेगरी हिसाब से चलते हैं। दुनिया में इन्वेस्टमेंट के कई तरह के स्टाइल होते हैं। हमारा स्टाइल ग्रोथ स्टाइल है, किसी का स्टाइल वैल्यू स्टाइल होता है, किसी का मोमेंटम स्टाइल होता है। सबके अलग अलग तरह के स्टाइल होते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी को ज्यादा प्रेफर करता है तो कोई PSU कंपनी को प्रेफर करता है। इसीलिए कई बार आपको सेम कैटेगरी ऑफ फंड्स में भी अलग तरह के पोर्टफोलियो नजर आते हैं। अलग अलग तरह के अगर पोर्टफोलियो नजर आते हैं तो किस वक्त क्या सही है, किस तरह की चीजों में इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट्स, वो जजमेंट लेना अगर इन्वेस्टर खुद ले सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दो इसमें बातें मैं क्लियर कर दूं। एक चीज में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको इवेल्युएट करते हैं, लेकिन जब थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट पीरियड भी उसको कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करना पड़ता है। उसको इवेल्युएट करने के लिए कि मैं उसमें इन्वेस्टेड रहूं या ना रहूं, उसके लिए एक तो हमें एबिलिटी स्किल सेट चाहिए कि हम उसको स्टडी कर सकें। दूसरा, इन्वेस्टर के उतना समय भी होना चाहिए कि वो ढंग से उस पर रिसर्च कर सके। मैं एक छोटा सा डेटा देता हूं इन्वेस्टर के लिए। मान लीजिए 10,000 रुपए की SIP की जाए 20 साल के लिए। 10,000 रुपए की SIP 20 सालों के लिए अगर करते हैं तो अगर 15% का रिटर्न एनुअलाइज्ड आए या 12% का एनुअलाइज्ड आए, सुनने में 3% का गैप लगता है, लेकिन 20 साल बाद की वैल्यू मैथमेटिकली अगर 15% रेट अगर रिटर्न आता तो ये 10,000 रुपए का SIP 20 साल में कुछ 1.3 करोड़ तक पहुंच सकता है। और यही चीज अगर 15% की जगह 12% हो तो ये 90-92 लाख पे रुक जाता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस 3% से आ जाता है। यही 3% का जो गैप है, यही जो वैल्यू ऐड है, वो प्रोडक्ट साइड में फंड मैनेजर कोशिश करते हैं, ऑन द एडवाइजरी साइड एडवाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कोशिश करते हैं। तो यही कंक्लूजन यही है, अगर आप स्किल सेट रखते हैं इसको रिसर्च करने की और आपके पास समय भी है तो आप अपने आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हेल्प लेके चलेंगे तो ये जो 12 और 15 का गैप है, मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता कि रिटर्न है, रिटर्न 0 भी हो सकता है, हायर भी हो सकता है। लेकिन मैंने मैथमेटिकल एग्जांपल इसलिए देने की कोशिश की कि कंपाउंडेड वैल्यू को समझना जरूरी है लंबे समय के लिए। बिल्कुल, प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल जी इन्होंने साफ बोल दिया कि हमने जो एग्जाम्पल दिया है वो सिर्फ कहने के लिए दिया है, 0 भी हो सकता है, साफ साफ कहना है कि 0 भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि आम आदमी को समझना है कि सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पे निर्भर करता है कि जो एडवाइजर्स हैं, जो FM जो भी मतलब म्यूचुअल फंड है, उनकी किसकी एडवाइस चाहिए, क्योंकि ये समझने के लिए आपको अकल चाहिए, ये समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैरामीटर चाहिए, कुछ टूल चाहिए। तो आप क्या एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हैं, शायद एडवाइस कुछ बायस भी हो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। आप क्या एडवाइस कर सकते हैं कि आपको ये टूल्स होना चाहिए, ये एडवाइस अगर आपको इस तरह की मिल रही है, अभी इस डायरेक्शन एडवाइस जा रही है, तो आप विश्वास कर सकते हैं कि हाँ भाई
इस एडवाइस में 3 लोगों ने एडवाइस दी, एडवाइस सबसे अच्छी है। मतलब एडवाइस समझने के लिए भी तो अकल चाहिए ना कि किसकी एडवाइस सही है। तो वो आप कुछ बता सकते हैं पैमाना कि इसकी एडवाइस सही है, आप इस दिशा में जाएं। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। अब कभी भी अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो जरूरी बात है कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी इच्छा है कि आपका एफडी से ज्यादा रिटर्न आए, आप चाह रहे हैं कम से कम 10% से लेके, और मैंने देखा अच्छे से अच्छे 25-26% तक जाते हैं। तो आप इस तरह का रिटर्न चाह रहे हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको ये डेटा समझ आता है, एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है वैल्यू रिसर्च जो कि स्टार रेटिंग करती है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं क्रिसिल जैसे, जो कि आईपीओ की ग्रेडिंग करती हैं, GRA, वो रेटिंग नहीं, वो ग्रेडिंग करती हैं, तो ग्रेडिंग है। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ने पास्ट हिस्टोरिकल डेटा सारे म्यूचुअल फंड्स का दे रखा है। आप अपना जो इनको, जितेंद्र जी को या किसी और को, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पैसा बचाना है तो आप बचा सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन पैसे बचाना तब चाहिए जब आपका निवेश का पैसा कम हो। मैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की गवर्निंग बॉडी में भी मेंबर हूं, विच इज, और हम लगभग हर साल मतलब हमारा जो कॉर्पस है लगभग 80,000 करोड़ रुपए का है, और हम 80,000 करोड़ रुपए लगभग 2 म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स के बेसिस पे कर रहे हैं, साथ में क्रिसिल से कंसल्टेंसी लेते हैं। जब निवेश का पैसा ज्यादा होता है तब ये एडवाइजेबल होता है कि आप एडवाइजर का भी हैंड होल्डिंग करें। वो आपसे 1 से 3%, लेकिन ये भी सारा सेबी रेगुलेटेड होता है। पहले तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आराम से आप बनते नहीं है, सेबी की परमिशन होती है। जब अगर पैसे का अमाउंट आप टोटली मान लीजिए आप कमा तो रहे हैं 2 लाख रुपए और आप साल में डाल रहे हैं 10,000 रुपए, तो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी आय का 50 से 60% आप एफडी को नहीं सोचते, आप कहते हैं मेरे को टैक्स नहीं देना, इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं, जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक आपको टैक्स नहीं देना, डिविडेंड पे ऑफकोर्स देना होगा, तो वो भी कम है मेरे। इसलिए उस ग्राहक के लिए जो कि अपनी आय का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन इन्वेस्ट कर रहा है और वो नहीं चाहता, क्योंकि अभी कोरोना काल के अंदर कुछ म्यूचुअल फंड, अभी जीरो की बात हुई, -6-7% भी चला जाता है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किस फंड में जाना है, कि इंडेक्स बेस्ड फंड हो, ब्लू चिप फंड हो, ग्रोथ फंड हो। तो ये अगर आप में नॉलेज है तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की भी स्कीम है, बड़े आराम से आप घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन केवाईसी करिए, ऑनलाइन अपने आप खरीदिए। मैं खुद इसका जानकार हूं, मैं खुद अपने आप लेकिन मेरे कई बिजनेस दोस्त हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है। फिर इनका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एक और रोल भी होता है। पीजीआईएम या और जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन हर एक चीज हर एक के लिए नहीं होती। इन्वेस्टर को कौन समझेगा कि ये रिस्क एवर्स है, इसको खतरे से डर लगता है, इसका तो बेचारे का अगर इसको लॉस हो गया तो बेचारे का हार्ट अटैक आ जाएगा। इन्वेस्टर को समझना कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये बोल्ड है, ये अग्रेसिव है, इसको मैं ग्रोथ दूंगा, मैं आई विल ट्राई 25%। इन्वेस्टर को समझना, जो कि एक नोबेल लॉरेट रिचर्ड थालर को 2017 में नोबेल प्राइज मिला, सिर्फ म्यूचुअल फंड बनाना या सॉफ्टवेयर मॉडलिंग करना ये पीजीआईएम का काम है। लेकिन इन्वेस्टर को समझना, उसकी जरूरतों को समझना, उनके गोल्स को समझना, उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना, और फिर लाखों प्रोडक्ट्स में से जो आज इतने मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके देखिए, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा मुश्किल है उन सारों में से कैसे छन्नी से उन सबको सीव करके इस इन्वेस्टर के लिए ये प्रोडक्ट सबसे सूटेबल है। ये काम अग्रवाल या जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जितेंद्र अग्रवाल जी या कोई और सीए है, ये एक तरह से वो सीविंग का काम करते हैं। ये अपना हार्ड वर्क, लेबर इस काम में लगाते हैं कि मुझे हर कॉस्ट में, चाहे कई होते हैं डेट फंड 12 से 15%,
आर यू हैप्पी विद 12 to 15%? यस। कोई कहता है नहीं मुझे 20 से 25 चाहिए, आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। तो ये जो कड़ी है, क्योंकि हर चीज हर व्यक्ति के लिए सूटेबल नहीं है, हर म्यूचुअल फंड हर तरह के कस्टमर के लिए बना रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम है कि सही चीज सही व्यक्ति को मिले ताकि वो कहे म्यूचुअल फंड सही है। ये बात तो सही है। मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि किस तरह की एडवाइस रिलायबल है, क्या मान लिया जाए? मतलब कोई पैमाना है कि एडवाइजर आपके लिए जो बोल रहा है वो अपने पोर्टफोलियो सही करने के लिए बोल रहा है या अपना आपका पोर्टफोलियो सही करने के लिए बोल रहा है? नहीं, देखिए इसमें दूरदर्शन का एक बड़ा अच्छा ऐड है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। उसमें सब लोग कह रहे हैं शर्मा जी ये स्टॉक खरीद लीजिए, शर्मा जी कह रहे हैं ये स्टॉक खरीद लीजिए। एक पूरी लंबी चेन आती है और एंड में कोई पूछता है ये शर्मा जी है कौन, और किसी को नहीं पता पूरी चेन में सबने वो स्टॉक खरीद लिया लेकिन किसी को ये पता नहीं कि ये शर्मा जी है क्या। इसी तरह से म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है। इस तरह के एडवाइजर्स को नहीं फॉलो करिए। सेबी ने जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनकी लिस्ट अपनी वेबसाइट पे दे रखी है, और आपके जानकार हो और अगर 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल आप उनको टेस्ट करिए। जैसे आप एक कोई भी काम करते हैं, आप टेस्टिंग स्कूल टेस्ट करते हैं, होटल का खाना टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को भी अगर वो लगातार आपको लॉसेस दे रहा है वो इसका मतलब इट इज नॉट एडवाइजेबल। 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल बहुत टाइम होता है। तो ऐसे किसी शर्मा जी पे विश्वास नहीं करना, विश्वास करना है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। उसका सर्टिफिकेट देखिए, सेबी की वेबसाइट पे वो है कि नहीं है वो चेक करिए, और फिर आपकी जानकारी में होना चाहिए। और इनका सबसे बड़ा जो प्रमाण पत्र होता है, आपके जो मित्र लोग हैं क्या वो भी उनके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने देखा है जैसे यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, 40 50 80 प्रोफेसर एक साथ एक ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़ते हैं। तो जब एक ग्रुप में आप जुड़ते हैं किसी के साथ तो खतरा कम हो जाता है। एक व्यक्ति को धोखा दे सकता है, 2 व्यक्ति को, अपना पर्पस वो 3-4 से मिल सकता है, लेकिन जब आप एक झुंड में 40 50 60 80 लोग एक साथ किसी के साथ डील करेंगे तो मेरे हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी आपसे डरेगा कि अगर गलती कर दी तो मेरा भगवान ही मालिक है। इसलिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पे भरोसा करना सही है। और जो ये अच्छी पीजीआईएम तो बहुत ही अच्छी, इट्स अ वेरी, मेरे कई मित्र हैं जो पीजीआईएम में काम कर रहे हैं। कंपनी एम्प्लॉइज का भी बहुत अच्छा ध्यान रखती है और इन्वेस्टर्स का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ध्यान रखती है। जी, फिलहाल चर्चा में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक का लौटेंगे तो बात करेंगे कि जो हमारी आपको एडवाइस मिल रही है वो एडवाइस की कॉस्ट क्या होती है। क्या आपको एडवाइजर कुछ कॉस्ट लेते हैं कि आपको वो महंगी पड़ती है, और कितनी महंगी आपको मतलब हो सकता है कि अफोर्डेबल है, और आपको अफोर्डेबल नहीं है मतलब क्या मान लें, क्या पैमाना होना चाहिए इसका कि अफोर्डेबल है या नहीं है एक आम निवेशक के लिए, और शुरुआत कहाँ से करें। वो जो आपने कहा कि निवेशक आपको एडवाइजर ढूंढना है तो ढूंढेंगे कैसे एडवाइजर, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि आपको एडवाइजर की कॉस्ट क्या है और कैसे ढूंढे। जितेंद्र जी, कोई तरीका है क्या विश्वसनीय, कोई वेबसाइट है जैसा कि बोल रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड वेबसाइट होना चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर जो वर्ड ऑफ माउथ जिसको बोलते हैं उस पर भरोसा करें, और उसकी कॉस्ट क्या होती है एडवाइजर की कॉस्ट? आप लोग कोई कॉस्ट भी होती है उसकी, या फिर हम बिना एडवाइस के करें तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट उतना ही कॉस्ट होगी उसकी, इन्वेस्टमेंट में मतलब उतना ही पैसा कटेगा या फिर कम कटेगा? एडवाइजर ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है कि किसी आदमी के ऊपर भरोसा करना, क्योंकि आप अपनी पूरी वेल्थ को, एसेट को उसके साथ लगा रहे हो, उसके भरोसे पे लगा रहे हो। तो एक बहुत बड़ा काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। फैमिली डॉक्टर से भी बड़ा काम है, क्योंकि फैमिली डॉक्टर को तो हम हमारी छोटी मोटी बीमारियों के लिए कंसल्ट करते हैं, बड़ी बीमारी के लिए तो हम बड़े हॉस्पिटल में जाकर के फिर वहां इलाज कराते हैं। बट जो हमारा वेल्थ एडवाइजर है वो उसको हम सब कुछ सौंप देते हैं, हमारी पूरी एसेट सौंप देते हैं, और वो उसका डिवीजन करता है और उसको हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करवाता है, हमारे सारे गोल पूरे करवाता है।
तो उसका सिलेक्शन करना, वेल्थ एडवाइजर का सिलेक्शन करना या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सिलेक्शन करना एक बड़ा टास्क है। उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एक इन्वेस्टर को, उसमें मैं कुछ चीजें आपको बता सकता हूं। सबसे पहली बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वेल्थ एडवाइजर जो है उसका स्टेटस कैसा है। उसका स्टेटस लोगों के बीच में, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, उसका ऑफिस कैसा है, उसका घर कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, वो कहीं भाग के तो नहीं चला जाएगा, छोड़ तो नहीं चला जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना AUM हैंडल कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको जानकारी करनी चाहिए एसोसिएट होने से पहले। और वो आपकी जन्मपत्री देखता है पूरी, इन्वेस्टर की वेल्थ एडवाइजर आपकी पूरी जन्मपत्री का एनालिसिस करता है कि आप कैसे कमा रहे हो, आपकी कितनी एसेट्स हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके क्या गोल्स हैं, और आप कितना रिस्क टेकिंग हो, कितनी रिस्क लेनी चाहिए आपको, वो ये भी एक्सेस करता है। तो ये सब चीजें वो एक्सेस करता है, तो वो प्रॉपरली आपको एक्सेस भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या फिर वो किसी के कहे हुए प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा है, या फिर आपको ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहा है कि जिन प्रोडक्ट्स में उसको अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है लेकिन आपके लिए बहुत कुछ नहीं बच रहा है। तीसरी बात, वो कहीं आपका पैसा लॉक इन में तो नहीं डाल रहा है, लिक्विडिटी भी है कि नहीं आपके पैसे की, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट होती है लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, आपका रेगुलर इनकम, आपका बच्चों का एजुकेशन, मैरिज, और उसके अलावा रिटायरमेंट। तो उन सब चीजों के हिसाब से प्लान कर रहा है कि आपकी पूरी प्लानिंग को। और आपका सबसे बड़ी पॉइंट है टैक्सेशन, टैक्सेशन को भी देख रहा है क्या प्रोडक्ट्स के साथ में, कि वो टैक्सेशन फ्रेंडली है प्रोडक्ट्स, या टैक्सेशन का क्या फायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपकी रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, या आपके मेटल्स के जो इन्वेस्टमेंट हैं, ज्वेलरी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सब चीजों के लिए भी प्लान कर रहा है कि वो कितने सेग्रीगेटेड होने चाहिए और उनसे क्या यील्ड आ सकती है, उन सब चीजों को भी देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो आई थिंक एक वेल्थ एडवाइजर के साथ, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अगर आप 2-3 मीटिंग करोगे 2-3 लोगों के साथ, तो आप एक्सेस कर पाओगे कि भी कौन आपके लिए बेटर है। केवल कोई वेबसाइट पे जाकर के या कहीं पे जाकर के हम देखें किसकी वेबसाइट सुंदर लग रही है, किसका क्या हो रहा है, किसने कितने सारे रिवॉर्ड लिए हुए हैं, वो सब चीजें नहीं है। पर्सनल मीटिंग करना बहुत जरूरी है, और पर्सनल मीटिंग करके और आप कितने कन्विंस होते हो और आपके ऑब्जर्वेशंस जो है उनका कितना ढंग से वो वेल्थ एडवाइजर रिप्लाई कर रहा है, तो वो सब चीजें आपको देखना जरूरी है। और मैं नहीं कहूंगा कि एक साथ आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। बताएंगे कॉस्ट क्या होती है? मैं उसमें भी आ रहा हूं। और एक लास्ट पॉइंट इसमें रह गया कि एक साथ आप अपना पूरा फंड उसके साथ इन्वेस्ट नहीं करें। फंड इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो एक साथ में जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कुछ ऐसा फंड रखो कि जिसके ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं हो और रिटर्न भी चाहे बहुत ज्यादा नहीं हो। धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए तब आप अपनी सारी एसेट क्लासेस को उसको मैनेज करने के लिए दीजिए। और आई थिंक 2 से 3 साल में एक वेल्थ एडवाइजर के साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। अब आती है कॉस्टिंग की बात। तो अभी तक इंडिया में आई थिंक 1 साल पहले तक कोई भी वेल्थ एडवाइजर किसी भी इन्वेस्टर से कॉस्ट चार्ज नहीं करता था। जितना भी उसका जो इनकम होती थी वो या अगर वो इंश्योरेंस का एडवाइजर है तो इंश्योरेंस कंपनीज उसको कमीशन के रूप में दे रही हैं, अगर वो म्यूचुअल फंड का एडवाइजर है तो म्यूचुअल फंड कंपनीज उसको कमीशन के रूप में दे रही हैं। अभी लास्ट 1 ईयर से सेबी ने एक नया कंसेप्ट और शुरू किया है, वो है RIA, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। उसमें क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को फी पे करना होगा, इन्वेस्टर को फी पे करना होगा, और वो उन दोनों का आपस का डिस्क्रिप्शन है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कितना फी ले रहा है आपसे। वो एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें कुछ सीलिंग्स है, कुछ रूल्स हैं कि कितना मैक्सिमम ले सकता है, कितनी एसेट पे कितना ले सकता है, वो सब। बट एक नया कंसेप्ट भी उसमें आया है। और एक पुराना कंसेप्ट जो चलता हुआ आ रहा है वो ये है कि आपको कॉस्ट इनडायरेक्टली कॉस्ट आ रही है, डायरेक्टली कॉस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अब वो इनडायरेक्ट जो आपको कॉस्ट आ रही है वो वेरी करती है 0.01% से लेकर के म्यूचुअल फंड्स में आई थिंक दैट गोज अराउंड 1.5 to 1.75%, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करती है वो कॉस्ट।
तो अब आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हो और क्या अर्न कर रहे हो, उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप अगर अपने एडवाइजर के साथ 1% कॉस्ट शेयर कर रहे हो, 1% कॉस्ट एडवाइजर चार्ज कर रहा है, तो वो 1% से ज्यादा आपको अगर अल्फा क्रिएट करके दे रहा है तो नो डाउट कोई इश्यू नहीं है। और अगर आपको 1% से ज्यादा, क्योंकि वो उसके साथ सर्विसेज भी दे रहा है, प्रोडक्ट देने के साथ साथ आपको सर्विसेज दे रहा है, आपको हर टाइम पे वो आपका पोर्टफोलियो टैक्सेशन की सर्विसेज दे रहा है, ऑनलाइन पोर्टफोलियोज दे रहा है, आपकी रिक्वायर्ड टैक्सेशन रिटर्न्स के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है टाइम, और आपका सारा पोर्टफोलियो की मतलब आपको डिफरेंट एएमसीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको घर बैठे सारी सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी एक कॉस्ट का पार्ट है। बट फिर भी मैं कहता हूं केवल आप रिटर्न से कंपेयर करिए, वो सब कॉस्ट को तो आप जीरो कर दीजिए। अगर आपका रिटर्न आप अगर बिना एडवाइजर के इन्वेस्ट कर सकते हो और 1% से ज्यादा, अगर 1% आपकी कॉस्ट आ रही है, 1% से ज्यादा आप का फर्क नहीं है, तो आप एडवाइजर के थ्रू मत जाइए। और अगर 1% से ज्यादा है तो एडवाइजर के थ्रू आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये कंपाउंडिंग फैक्टर जो आलोक जी ने बताया वो बहुत मटेरियल करता है। 5 साल से ऊपर अगर आप चले गए तो वो कंपाउंडिंग इतना बड़ा गैप हो जाता है, क्योंकि आप क्या है कि खुद इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिस्क लगती है खुद इन्वेस्ट करने में, और आप एडवाइजर के थ्रू जाते हो तो वो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के साथ साथ मार्केट कंडीशंस को भी उसका नॉलेज होता है कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब निकालना चाहिए, कब शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है, तो वो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। क्योंकि जैसे अभी कोविड हुआ, मार्च 20 से लेके और अगस्त 20 तक जो मार्केट में जो कंडीशंस आई, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के वो आलोक जी अच्छी तरह से डाटा दे पाएंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टर वालों ने कितना पैसा निकाला और एडवाइजर्स के थ्रू वालों ने कितना पैसा निकाला, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स की एसआईपी कितनी बंद हुई और एडवाइजर्स के थ्रू वालों की एसआईपी कितनी बंद हुई। अब वो एक साल भी पूरा नहीं हुआ है उस पीरियड में, जिनका पैसा नहीं निकला उनको कितना मल्टीपल फोल्ड रिटर्न आ गए, और जिन्होंने पैसा निकाल लिया अब वो वापस एंट्री नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है एडवाइजर और नॉट एडवाइजर में। जी मैं आलोक जी आपसे जानना चाहता हूं कि ये तो हो गई आपकी बात की चलो एडवाइजर मिल गया, लेकिन कई बार होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर बीच बीच में आपको लगता है कि शायद अब नहीं कर पाएंगे, तो आपने सिर्फ रोक सकते हैं। तो क्या सिर्फ आपने जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया वो रोक सकते हैं, या फिर आप एक बार में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास 50,000 रुपए हैं, आपने सीधे 50,000 रुपए जमा कर दिए, फिर आपने सोचा कि 6 महीने बाद फिर जमा कर देंगे, तो कौन सा तरीका सही है? लगातार आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको, या फिर लगातार आपको सिर्फ मतलब हर 6 महीने में 50,000 रुपए का वो तरीका सही है, या सिर्फ आपको लगातार 10,000 रुपए हर महीने, 5,000 रुपए हर महीने करना चाहिए, लेकिन कभी आपको अगर किसी महीने में दिक्कत होगी तो क्या जो बीमा की तरह ऐसा नहीं हो कि फिर उल्टा पड़ जाए आपको? बीमा में मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है अगर आपकी कोई प्रीमियम रुक जाती है तो। बीमा में अलग फर्क पड़ता है, लेकिन सिप और जो आपने एग्जांपल दिया कि जैसे 50,000 रुपए आपने अभी लगा दिए, 6 महीने में फिर लगा दिए, दोनों इन्वेस्टर दोनों ही कर सकते हैं। सिप का सबसे बड़ा फायदा, एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है एक स्पेसिफाइड डेट पे। उस वक्त में आप उस इमोशनल डिसीजन मेकिंग के थ्रू नहीं जाते कि इस वक्त मैं मार्केट में लगाऊं या नहीं लगाऊं। जब आपको खुद को चेक काटना होता है या ऑनलाइन पे नाउ का बटन दबाना होता है, उस वक्त आपकी नजर चली जाती है कि मार्केट अभी अच्छा है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, या मेरे एडवाइजर या कई बार मेरे दोस्त यार क्या कह रहे हैं कि ये अभी करना चाहिए या नहीं। नॉन स्टॉप, अब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, वेल्थ बिल्डिंग फॉर फाइनेंशियल गोल्स, जैसे कि जितेंद्र जी ने कहा कि बच्चे की शादी है, बच्चे की एजुकेशन है, अपनी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग है, उसके लिए एक सिस्टमेटिक प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते जाएंगे तो वो बेटर होता है। तो वो इमोशनल डिसीजन मेकिंग जर्नी से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एसआईपी के थ्रू किया जाए, तब जाके आप कर पाते हैं। नहीं तो जैसे उन्होंने अभी कहा कि कोविड के दौरान लास्ट ईयर बहुत जोर से मार्केट में करेक्शन आ गई थी, उस वक्त अगर किसी को डिसीजन लेना पड़े एट एन इंडिविजुअल लेवल तो बड़े मुश्किल में आ जाएगा। वो लगे यार सब कुछ गिर ही रहा है तो कुछ दिन और रुक जाते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज एक डिसिप्लिन वे में करते हैं तो उसके फायदे भी मिलते हैं। तो दोनों फायदे हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को एसआईपी का थ्रू इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। और अगर बीच में आपने मान लीजिए आपने कहा कि सिर्फ ज्यादा बेटर है, आपको जो रोज की जो डिसीजन लेने होते हैं उसमें आपको आजादी मिलती है, लेकिन अगर बीच में सिर्फ रोक दिया आपने, आपको पैसे है ही नहीं, तो आपको लगा कि आपको
जो बैंक में जाके बोल देना चाहिए कि भाई अभी मेरा, या फिर अपने जो भी एडवाइजर है उसको बोल दें कि भाई इस महीने से नहीं दे पाएंगे, ऐसा विकल्प होता है क्या? और ऐसा एडवाइजेबल है? इसका क्या क्या इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं? नहीं, कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, सिर्फ तो आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है बैंक को कि इस महीने की इस तारीख को आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाए और इस फंड में चले जाए। आप जब चाहे सिर्फ रोक सकते हैं, और किसी और प्रोडक्ट का तो नहीं कह सकता, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर इसके ऊपर ना कोई पेनल्टी होती है ना कोई कॉस्ट चढ़ती है। आप कभी भी अपना एसआईपी रोक सकते हैं नोटिस देख के बैंक को, एक मैंडेट को कि इस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को आप फर्दर और मत करिए, मुझे अपने एसआईपी रोकनी है। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड को भी लिख के कह सकते हैं कि मेरा इस अकाउंट से आप एसआईपी बंद कर दीजिए। तो जब आप उसको करते हैं तो म्यूचुअल फंड भी जाके बैंक से नहीं कहेगी कि इस तारीख को आप डेबिट करिए। तो इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, कंप्लीटली आपके ऊपर में। आपने हो सकता है 5 साल की एसआईपी चालू की हो, 60 महीनों की, आपको 14 महीने बाद ये लगा कि मुझे और नहीं करना है, आप तभी रोक सकते हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न आने वाला है उस पर असर पड़ता है? बिल्कुल नहीं। उसका कंपाउंडिंग कम हो जाएगा? प्लानिंग पे डेफिनेटली अलग फर्क पड़ेगा, वो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके कहा होगा कि 5 साल का आप एसआईपी करिए। लेकिन जो 14 महीने, जो मेरे एग्जांपल में 14 महीने तक आपने जो इन्वेस्ट किया, उसमें जो आपको यूनिट्स मिल गए, वो यूनिट्स आपके पास में है, उसके ऊपर रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से वो फंड मैनेज हो रहा है, जिस तरह के वो फंड के एनएवी ऊपर नीचे जाएगी, आपके यूनिट्स के वैल्यू भी उसी तरह से ऊपर नीचे जाएंगे। आपको रत्ती भर भी 1% का भी उसमें कोई जरा भी कोई फर्क नहीं आता। अच्छा, वो पूरी सुरक्षित रहेगी, उस पर जो कंपाउंड आपको मिलता रहेगा फ्यूचर में मिलता रहेगा? बिल्कुल मिलता रहेगा। तो इसका मतलब कि जो है ना, बजाय आपको हर महीने में करने बजाय सिर्फ ज्यादा बेटर ऑप्शन है। हाँ, सिर्फ एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, जहां बैंक को कह रहे कि हर महीने में मुझसे मांगे, मैं चेक काटूं या डिसीजन लूं, डालूं या नहीं डालूं, आपको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, हर महीने के इस तारीख को इस फंड में मेरे पैसे डाल दीजिए। जब आपको वो रोकना, आप रोक सकते हैं। आजकल स्वतंत्र जी इसमें ऐसा भी हो गया है कि आपको परमानेंट नहीं रोकना है, आपको 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए रोकना है, तो आप सस्पेंड भी कर सकते हो कि 3 महीने के लिए रोक दी जाए, फिर वापस स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये भी कर सकते हो आप। और बहुत सारे फीचर्स आ गए। आपका वो फिगर चेंज करनी है तो वो फीचर भी आ गया। डाउन मार्केट में आपका पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो, अप मार्केट में आपका पैसा कम इन्वेस्ट हो, तो वो फीचर्स भी हैं एसआईपीज में। और डेली एसआईपी, वीकली एसआईपी, मंथली एसआईपी, बाई मंथली एसआईपी, बहुत सारे फीचर्स हैं। इन्वेस्टर चाहे जैसे कर सकता है, तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है ये। और ओके, मतलब ऐसा। जी सौरभ जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने एसआईपी शुरू कर दी है तो अच्छा यही है कि आप उसे रेगुलरली करिए, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का, जो कि जॉर्डन एंड फिशर की किताब में दे रखा है। अगर आप कोई भी स्टॉक जब अप मार्केट है तब भी खरीद रहे हैं और लो मार्केट है तब भी खरीद रहे हैं, तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होती है बनस्पत एवरेज प्राइस से। इसका मतलब क्या है? आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देने में ज्यादा फायदा रहेगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डर लग रहा है तो इसके 2 विकल्प सरकार ने करे हैं। सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में टायर 2 की सुविधा दी है। टायर 1 में पैसा अटक जाता है रिटायरमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने लिमिटेड 5 म्यूचुअल फंड को परमिशन दी है और उसमें टायर 2 दिया है जिसमें कोई चार्जेस नहीं है, और वो उसमें आपका मैनुअल मोड भी है, आप डिसाइड कर सकते हो कितना कहां जाना है, या एक ऑटोमेटिक मोड भी दिया है। आपकी उम्र के हिसाब से वो अपने आप मॉडल करके पैसा डाल देगा, जब निकालना है डालना है सब वो कर देगा। तो एनपीएस का टायर 2 मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को 1-1.5%, 2% नहीं देना चाहते, तो वो इस तरह का। दूसरा एक और चीज कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं। ये जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं, चाहे वो जीरोदिया है या एसएमसी है या और कोई एंजल ब्रोकिंग है, इन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स खोल दी है। अच्छे रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे इनमैक्स या और कोई, उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जिसमें 40, 50, 100 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आपको एक जने पर मिस्टर शर्मा या मिस्टर अग्रवाल पे भरोसा नहीं है तो आप इस तरह के बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में भी जा सकते हैं। लेकिन एसआईपी को रोकना मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक है आपके गोल के लिए। तो इसलिए गोल के लिए आपको करना, लेकिन अगर सैलरी नहीं आ रही तो क्या करेंगे कोरोना के अंदर?
तो फिर आप करिए। लेकिन अगर आपके पास विकल्प है तो एसआईपी को रखिए, लॉन्ग रन में एसआईपी ही फायदा। जो ये लोग करते हैं ना, 5 लाख एक साथ डाल देंगे, 10 लाख एक साथ डाल देंगे, वो कभी फायदा नहीं देगा। थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। म्यूचुअल फंड तभी सही है अगर उसको एक डिसिप्लिन के साथ और रेगुलरिटी के साथ आप करेंगे, और अपने इन्वेस्टर एडवाइजर के साथ हैंड होल्डिंग करेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे वो कर क्या रहा है। और आजकल तो ऑनलाइन आप चले जाइए, बड़े आराम से आपको नजर आ जाएगा। पासवर्ड वगैरह आपके पास रहता है, तो कोई आपका पैसा कोई ले नहीं सकता जब तक आप उसको अपना पासवर्ड ना दे दो। और पासवर्ड से भी पैसा बैंक अकाउंट, अगर वो बेच भी दे तो भी पैसा उसके पास नहीं जा सकता, पैसा आप ही के बैंक अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट उससे सीधे बैंक अकाउंट में, वो भी आपके। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना खतरे से, मतलब उसमें लॉस गेन हो सकता है, लेकिन आपका पैसा लेके कोई उड़ नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने ऐसे कड़े नियम, सेबी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आपका पैसा सुरक्षित है, और अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अच्छे म्यूचुअल फंड में या सरकारी जो न्यू पेंशन स्कीम है, टायर 2 स्कीम में जाइए, आप सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, और 12 से 15% आप कमाने की उम्मीद रख सकते हैं 6 months to 1.5 year में, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है करंट टाइम्स में। जी आलोक जी, हमारे पास अब समय मुश्किल से 3-4 मिनट बचे हैं। संक्षेप में बताएं कि जैसे प्रोफेसर अग्रवाल कह रहे हैं कि अगर आपके पास एडवाइजर नहीं चाहिए और आपकी जो है ना इनकम कम है और आप कम निवेश कर रहे हैं, तो एडवाइजेबल है कि आप एडवाइजर ना लें और आप कुछ सलाह ना लें। तो आप भी सहमत हैं कि इससे कि एडवाइजर के लिए बिना आप काम कर सकते हैं, और वो क्या तरीका आपकी नजर में होगा, किस तरह से निवेश करना चाहिए? मेरा मानना है बहुत क्लियर है कि अगर आपके पास स्किल सेट है ये जज करने के लिए कि कंपाउंडिंग किस तरह से होती है, मैं कई लोग से डिस्कस करता हूं, तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि जो नॉर्मल हम सबकी जो हाउस होल्ड बजट्स होते हैं वो इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा हो जाते हैं कई बार। अगर आज जो हमारे खर्चे हैं वो 10 साल बाद कितने हो सकते हैं, उसका अंदाजा तभी लगेगा जब आप सोचें कि हाउस होल्ड बजट 20 साल पहले कितना था। ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने बहुत सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स को देखा है कि वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग खुद नहीं कर पाते। इसलिए मेरी राय है कि अगर आप खुद कर सकते हैं तब तो बेहतरीन है कि आप अपने आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करिए, आपको किसी के एक्सपर्ट नहीं। कम आय वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि उनका रिस्क बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है, तो शायद वो एडवाइजेबल नहीं है। आपको लगता है कि कम आय वर्ग के लोगों को एडवाइजर की जरूरत नहीं है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा। देखिए, कम आय एक ऐसा शब्द है जो कि जिसकी वो आय है उसके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है। एक बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए कोई अमाउंट छोटी हो सकती है, लेकिन जिस इंडिविजुअल की जो कमाई है वो उसके लिए बड़ी कमाई है। तो इसीलिए, और एडवाइजर की फी कोई फिक्स्ड फी नहीं होती जनरली वो उस एयूएम से भी लिंक्ड होती है। तो अगर उनकी आय कम है, उनकी इन्वेस्टमेंट कम है, तो एडवाइजर की फी भी कम होगी। ये कोई फिक्स्ड फी नहीं होती कि आपको एक बहुत बड़ा कॉस्ट इनकर करना। लेकिन सही रास्ते पे चलने के लिए कोई अगर रास्ता आपको दिखा सकता है तो वो कॉस्ट इतनी भी हाई नहीं है। उस सही रास्ते पे चलना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड रिजल्ट पे पहुंचना चॉइस नहीं है, वो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है अगर आपके पास स्किल सेट है, आप श्योर हैं आपके पास स्किल सेट है और समय भी है, तो दोनों चीजें चाहिए। स्किल सेट के बाद अगर आपके पास समय नहीं है उसको रिव्यू करने का, तो वो फायदा नहीं होगा। अगर ये दोनों चीजें हैं, आप डायरेक्ट करिए। इन दोनों में से अगर एक भी चीज मिसिंग है, प्लीज गो अहेड, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कस करें, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं और उस प्लान को कॉन्स्टेंटली रेगुलरली रिव्यू करें। आज जो प्लान आपने बनाया, 2-3-4 साल बाद आपके रिक्वायरमेंट्स, आपकी इनकम, आपके खर्चे, आपके गोल्स सब चेंज होते रहते हैं, तो उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू भी करना पड़ता है। कई बार आपके इन्वेस्टमेंट्स के कुछ चीजें भी चेंज हो जाती हैं, तो जो एवेन्यूज में आपने इन्वेस्ट किया कई बार उसको भी चेंज करना पड़ रहा है। तो ये कांस्टेंट चेकअप है, कांस्टेंट हेल्थ चेकअप है, जिसके लिए अगर आपके पास एक एक्सपर्ट ओपिनियन है तो आप सही रास्ते पे बने रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कांस्टेंट हेल्थ चेकअप है, बिल्कुल सही बात। आपने कहा कि डीमैट, शुरू में कहा कि डीमैट अकाउंट जरूरी नहीं होता, उस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन जनरली ये परसेप्शन है कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डीमैट चाहिए, कंपलसरी है। तो कहाँ डीमैट कंपलसरी है, कहाँ नहीं है? क्या इक्विटी वाले पोर्शन में कंपलसरी है, क्या बाकी पोर्शन में? थोड़ा सा
विस्तार से अगर हमें बता सकें 2-4 मिनट में, 2 मिनट में। ठीक है, अगर आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक्सचेंज के पे ही मार्केट के दौरान, मार्केट के चेंजिंग प्राइस के दौरान ही खरीदने हैं तो ही आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स में आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। डीमैट अकाउंट चाहे इक्विटी हो, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ, तो चाहे आप इक्विटी हो, चाहे फिक्स्ड इनकम हो, चाहे गोल्ड रिलेटेड बॉन्ड्स फंड्स हो, किसी भी फंड के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका डीमैट अकाउंट हो, एक्सेप्ट देखिए इंडेक्स फंड अलग चीज होती है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अलग चीज होती है। इंडेक्स फंड की भी एनएवी डे एंड पे रहती है, कुछ कुछ चीजें एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं जिसकी वैल्यू दिन भर में भी चेंज होती है। आपको दोपहर के 12 बजे वाले प्राइस पे ही खरीदना है, तो आपके डीमैट अकाउंट में होगा तो ही वो यूनिट्स डीमैट अकाउंट में जाएंगे, तो ही आप एक्सचेंज पे जाके ट्रेड कर सकेंगे। जिस तरह से हम शेयर जब खरीदते हैं ऑनलाइन या कोई भी टर्मिनल पे, तो वो डीमैट अकाउंट में शेयर जाते हैं। तो सिर्फ उन कैटेगरी के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स के लिए डीमैट अकाउंट होना कोई जरूरी नहीं है। जितेंद्र जी, एक और सब चलता है एग्जिट लोड, एक क्या चिंता की, एक क्या मतलब निवेशकों के लिए ध्यान रखने की बात है, कितनी चिंता की बात है, एग्जिट लोड कितना बड़ा होता है? हाँ, एग्जिट लोड एक्चुअली नॉर्मली इक्विटी फंड्स में 1 साल के पहले अगर कोई निकलता है इन्वेस्टर तो उसका 1% एग्जिट लोड होता है, और वो एग्जिट लोड जो होता है वो उसकी जितनी फंड की वैल्यू होती है उसमें वापस से जाके जुड़ जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनकी एनएवी बढ़ जाती है उससे। तो जो स्टे इन्वेस्टेड वाले जो इन्वेस्टर है उनको फायदा होता है अगर दूसरा कोई इन्वेस्टर 1 साल से पहले निकल जाता है। तो एग्जिट लोड को नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए जब तक कि सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट नहीं हो या बहुत ज्यादा नीड नहीं हो पैसे की, क्योंकि एक एग्जिट लोड लगता है, दूसरा टैक्सेशन और होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% टैक्सेशन होता है इक्विटी फंड्स में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, और 1 लाख के बाद 10% टैक्स होता है। तो 1 साल के बाद वो टैक्स भी आपका सेव हो जाता है और एक एग्जिट लोड भी सेव हो जाता है। अब आप जो अभी डीमैट अकाउंट की बात कर रहे थे, तो 1 मिनट में मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। 3 चीजों की जरूरत होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक तो बैंक अकाउंट, आपका चेक, दूसरी जरूरत होती है आधार कार्ड, और तीसरी जरूरत होती है पैन कार्ड। बस इसकी कर सकता है। आजकल ऑनलाइन टर्मिनल्स हैं, उनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकता है, और काफी सारे रोबो एडवाइजर्स भी हैं, उनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। एनआरआईज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, माइनर के नाम से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका जो माइनर के लिए जो उसका गार्जियन है वो, या लीगल गार्जियन है, गार्जियन तो मदर फादर में कोई हो सकता है, या फिर लीगल गार्जियन है, उनकी कैपेसिटी में वो इन्वेस्टमेंट होता है। और एनआरआईज इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस और कनाडा के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक नया नॉर्म इंडिया 2015 में लेके आया है, फटका रिक्वायरमेंट कंपलसरी हो गई है। और वो फटका क्या है? फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, यूएस का एक रेगुलेशन है। तो यूएस और कनाडा से जो कोई भी अगर एनआरआई इन्वेस्ट करता है इंडिया में, तो वो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स को उनको पूरा रिपोर्ट करना होता है। उसके लिए म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, इंश्योरेंस में, रियल एस्टेट के अलावा आई थिंक रियल एस्टेट एंड गोल्ड और उनका जो लॉकर में जो होता है एनआरआईज का, उसके अलावा सारी चीजें रिपोर्ट करनी होती है। फटका यूएस गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होती है, तो फटका के थ्रू। तो एनआरआईज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट भी इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स इन्वेस्ट कर सकती हैं। एनीबडी कैन इन्वेस्ट, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। केवाईसी, फटका, ये 2 रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्ट करने के लिए। और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और पैन कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड होना चाहिए। एनआरआई के लिए आधार कार्ड भी कंपलसरी नहीं है। हम बिल्कुल समाप्त करेंगे 1 मिनट में। एग्जिट लोड एक उदाहरण के साथ समझा दें। मुझे लगता है एग्जिट लोड, जहां तक मैं समझ रहा था कि एग्जिट लोड तो इन्वेस्टर के लिए नुकसानदेह चीज है, और उसको आपको म्यूचुअल फंड की कॉस्ट बढ़ती, मतलब आपकी लागत बढ़ती है निवेश की। मैं थोड़ा समझा, उदाहरण देकर समझाएं थोड़ा। मैं दोबारा समझा देता हूं आपको। से फॉर एग्जांपल, किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एक स्कीम में 115 करोड़ का ईयूएम है, और उस 115 करोड़ के ईयूएम में 15 करोड़ रुपए ऐसे हैं कि जो इन्वेस्टर को 1 साल नहीं हुआ, और उस 15 करोड़ में 1 करोड़ का इन्वेस्टर निकल गया। तो 1 करोड़ के इन्वेस्टर से 1% चार्ज हुआ 1 लाख रुपया। तो 115 करोड़ को पहले हम डिवाइड कर रहे थे 115 करोड़ के जो इन्वेस्टर थे उनसे। अब 115 करोड़ रुपए में से अगर
1,00,000 रुपए सेव हो गया तो 1,00,000 रुपए बाकी के जो इन्वेस्टर्स बचे उन सबको फायदा मिल गया, क्योंकि उनकी एनएवी 1,00,000 रुपए से गेन हो गई। वो जो यूनिट्स जो आएंगी और एनएवी से यूनिट से टोटल एयूएम को डिवाइड करेंगे तो वो उनको सबको फायदा मिलता है उस एग्जिट लोड का। न तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा होता है उस एग्जिट लोड से, और न ही कोई एएमसी को फायदा होता है। ये सेबी ने एक बहुत बड़ा, पहले क्या होता था, एग्जिट लोड जो होता था वो किसी जमाने में डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता था अगर कोई निकल के आ जाता था, या एएमसी को मिलता था। अगर एएमसी ने अपफ्रंट पे कर दिया है डिस्ट्रीब्यूटर को तो वो एएमसी को वो पैसा वापस मिल जाता था, क्योंकि वो अपफ्रंट ऑलरेडी कमीशन दे चुकी है डिस्ट्रीब्यूटर को। बट अब अपफ्रंट खत्म हो गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अब डिस्ट्रीब्यूटर को भी उसका पैसा इन्वेस्टेड है तो मंथली उस पैसा जितना इन्वेस्टेड है उसके हिसाब से पेमेंट मिलती है कमीशन की। तो इसलिए वो एग्जिट लोड पूरा का पूरा इन्वेस्टर का फायदा है, जो रिमेन इन्वेस्टेड है उन इन्वेस्टर्स का, और जो इन्वेस्टर्स निकल गए उनके लिए नुकसान है। नहीं, एग्जिट लोड मतलब एग्जिट लोड जो छोड़ के जा रहा है, एग्जिट लोड तो वही हुआ ना कि छोड़ के जा रहा है जो, हाँ, जो छोड़ के जा रहा है 1 साल से पहले तो एग्जिट लोड पीरियड में। नहीं तो जो बाकी बचे उनको फायदा हो रहा है मतलब है? हाँ, उसका फायदा बाकी बचे हुए इन्वेस्टर्स को हो रहा है। ओके, मतलब जो निकल गया उसको उसके नुकसान है उसमें? हाँ, उसको क्या नुकसान है उसमें? उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और उसकी 10 लाख की कीमत 11 लाख रुपए है, और वो 6 महीने के बाद निकल रहा है तो उसको 11 लाख नहीं मिलेंगे, उसको 11 लाख में से 1% कम मिलेगा। अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। और 1 साल के बाद निकलता है तो उसकी कीमत 11 लाख है तो पूरे 11 लाख मिलेंगे उसको। बिल्कुल सही बात। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत आसान है। इसमें बहुत डॉक्यूमेंट जैसा कि चर्चा चल रही है कि डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, और एडवाइजर ढूंढना भी आसान है। एडवाइजर ढूंढना आपको, अगर आप वेबसाइट ढूंढना चाहें तो वेबसाइट ढूंढें, और फिर आपको अगर अपने आसपास ढूंढना है तो आसपास आपके संपर्क से पता कर सकते हैं आप। लेकिन आपके लिए बहुत काम की चीज है, उसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो में काफी कुछ एडजस्ट हो जाता है आजकल अगर आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ स्पेशलाइज एडवाइस चाह रहे हैं निश्चित रूप से आपकी कॉस्ट उसकी आप देना भी चाहिए आपको। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए पत्रकार टीवी। नमस्कार।